मैंने ईद पे लिया था ना, मैं लेके आया था उधर से रायगढ़ से। मैडम को भी मैंने फोन किया, मुझे बकरे का वजन जो गोश्त दिख रहा था 38 से 40 किलो। मैंने मैडम को बताया, मैडम मुझे बहुत पसंद है, भाई का दोस्त था, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब डेरी पसंद है अल्लाह। सेकंड में मैडम के पास कल, हाँ मेरे को तो इधर से नहीं गया, कल परसों मंडे तक हो गया। हाँ मंडे को मिल गया। तो भाई उसके सेहतमंद घर के बच्चे बन के जो पसंद है ले लेना, 4-5 सौ। मैं कहा ये वाला, अरे ये तो एक दिन पहले आ जाएगा, मतलब खिलौता रहा। वो दिया मुझे 35,000, 40 का कह रहा था। हाँ वो कुछ भी, मैंने मैडम को फोन किया, मैडम ने क्या कहा था, मैंने तो ले लिया। मैं मैडम को सेंड की थी, मैडम को पसंद आ गया। 40 किलो गोश्त निकला था उसका, जो वेट किया। हाँ वो कसाई मेरा मरीज थी, जरा मेरे तो इलाज कराना था थी। मैं क्या आ जाई सुबह, वो जनाब उन्होंने एक दफा कह दियो ना, वो अजान नमाज पढ़ के खलोते उन्होंने पिंडू पिंडू आने ना जनाब, उन्हें फ्री थे डॉक्टर बड़ा जबरदस्त 2,000 रुपया दिता उन्होंने, जनाब जबरदस्त हो गया काम। 2,000 में बकरा, एक हमें भी दे। बस यही तो फायदा होना है फिर, सरकारी काम कर दियो तो बड़ा। हाँ उसमें ये सिर्फ खर्चा ही दे अपना ही खर्चा। एक मन का बकरा जो है ना साढ़े 4 एक मन का बकरा इधर बड़े महंगे 70-75 हाँ हाँ ऐसे ही रेट मुझे एक मन में गोश्त होता है, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 70 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦਾ ਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करके 70 वो माशाल्लाह सेहतमंद इतना खूबसूरत था कि मुझे बहुत खूबसूरत मजा आ गया। बल्कि जे मन का जानवर है ना जो
हमने लेकिन ये वो गाड़ियां थी जो ये दीवार ही मार के दीवार तोड़ के रखा गाड़ी मेहरान में आती थी 94।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप यू हैव अ गुड हेल्थ। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर? मैडम चली गई? ओके, जरा मुझे समराइज करें कि कल को हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी। Okay, Walaikum Salam, Rabia sir. You was present class in our last lecture. Okay. अच्छा, आवाज में कोई इशू है अभी? क्योंकि मुझे बैठना पड़ता है मैडम जुबैदा के ऑफिस में और यहाँ पे पता नहीं इंटरनेट का कोई इशू हुआ हुआ है। मुझे मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है अपना लैपटॉप में। हाँ जी, आवाज आ रही है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो बता नहीं रहा। अभी आ रहा है। क्या रहा है? रोटी खा रहे हैं? नहीं, रोटी नहीं खा रहा तो प्लेट चेंज कर। क्यों? पता नहीं। ओके, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, वेंटिलेटर का हमने कल जो है वो पढ़ लिया हुआ था। इसका जो इनिशियल क्राइटेरिया क्या है, कौन से पेशेंट जो मतलब हु इज अ गुड कैंडिडेट फॉर मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, आपका पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर, कौन सा पेशेंट जो है वो हमने डालना है। हमने इनिशियली उसका क्राइटेरिया पढ़ लिया था कि एबीजी 7.5 से अगर आपकी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50% से ज्यादा है, ऑक्सीजनेशन 50% से कम है, रेस्पिरेटरी रेट जो है 30 से मोर देन है, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, एयरवे कंप्रोमाइज एयरवे है, तो ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर द ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर द मैकेनिक उसकी इंक्यूबेशन के लिए और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। अच्छा, फिर हमने इसके मोड्स पढ़े, व्हाट आर द सुटेबल मोड्स फॉर द मैकेनिक। फिर हमने टाइप्स पढ़ी इसकी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन वेंटिलेटर। फिर हमने इसकी मोड्स पढ़े, व्हाट आर द बेसिक मोड्स। 3 मोड थे इसमें, कंट्रोल मोड था और कौन सा मोड था, एक कंट्रोल मोड था, एक असिस्ट मोड था और दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा था? असिस्टेड मोड था, कंट्रोल मोड था और असिस्टेड स्पोर्ट, और तीसरा कौन सा मिक्स था? SIME प्लस TSV। ठीक है, देन इनिशियली सेटिंग्स आपने क्या करनी होती हैं, फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, सारा लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किया था। अगर एक पेशेंट को इंटुबेट करते हैं तो इंटुबेशन में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं पेशेंट्स के लिए, फिर वो डिस्कशन की। अच्छा, इनिशियल सेटिंग्स आप क्या करते हो? सबसे पहले मैं अगर मैरोन साहब से पूछना चाहूँ, मैरोन साहब यू वाज प्रेजेंट इन माय लास्ट लेक्चर? आप थी तो आपने सबसे पहले तो मैकेनिकल वेंटिलेटर की पोर्ट्स को, तो पीछे 2 पोर्ट्स होती हैं। आपने आज इस लेक्चर के बाद ना मैकेनिकल वेंटिलेटर को यूट्यूब पे जरा देखना है, वो उनके लिए जो कि अच्छा, और भी मैं आपको एडवर्टाइज अनाउंसमेंट कर दूं, 24 तारीख से आपके कॉलेजेस ओपन हो रही हैं। होपफुली हम आपको 24 के बाद बुलवाएं।
सो बी रेडी। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिकल वेंटिलेटर की पावर को ऑन करें, उसके बाद उसके पीछे दो पोर्ट्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, एक तो ऑक्सीजन का होता है और एक होता है एयर प्रेशर होता है। ठीक है, वो दोनों को सूटेबल, ये नहीं कि ऑक्सीजन की जगह एयर को लगा दें, एयर की जगह ऑक्सीजन को लगा दें, उल्टा काम नहीं करना, वो लगाएं। इसके बाद आप पेशेंट के लिए एक न्यू सर्किट होता है, एक सर्किट होता है, फिर इसमें टी पीस लगता है, इसके अलावा HME चैम्बर लगता है, एंड देन वो अटैच किससे होता है, और कैप्नो मीटर होता है, उसका सेंसर होता है, वो लगता है। उसके बाद इसको हम अटैच करते हैं किसके साथ, ETT के साथ, और पेशेंट की जो है ना इनिशियल सेटिंग्स हम करते हैं। सबसे पहले इनिशियल सेटिंग में अगर आप आते हैं प्रेशर लिमिटेड में, मोड आप PCB कर देते हो, FiO2 यस ब्रीदिंग सर्किट, FiO2 आप सेट करते हो। आप 100% से तो स्टार्ट नहीं करते हो, इनिशियली आप कम से ही स्टार्ट करते हो, या आप ज्यादा से करोगे तो फिर इसको टैपर डाउन कर सकते हो। रेट 12 से 16। ठीक है, अब प्रेशर की बात हो रही है, जहां पे प्रेशर की बात हो रही है तो इसमें आप टाइडल वॉल्यूम आप सेट नहीं कर रहे। ठीक है ना, प्रेशर आप दे रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वो पेशेंट अपना खुद बनाएगा। रेट आप 12 से 16 का। इसके अलावा इंस्पायरेटरी एंड इनवर्स रेशियो पीप 5 to 10। पीप, व्हाट इज अ पीप, हमने मेरे ख्याल पढ़ा है, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी एंड प्रेशर। ठीक है, एक पीप होती है, PIP होती है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड एमपी वेरी। ओके, इनिशियल सेटिंग में ना आपको 3-4 चीजें यहाँ, मोड, FiO2, रेट, पीप, ये चीजें आप याद रखें। वॉल्यूम लिमिटेड में आपने क्या है जी, वॉल्यूम लिमिटेड का मतलब है आपने अब जो है क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो सेट करने हैं। मोड आप सेट करें, FiO2, रेट, टाइडल वॉल्यूम का एक फार्मूला है 8 to 10 ml per kg। ठीक है, और ARDS में 6 to 8 ml per kg इन ARDS। ठीक है, मतलब ये याद रखें 8 to 10 तकरीबन होता है, मैंने जो याद किया हुआ है। पीप 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और ये आपकी जो है इनिशियल सेटिंग्स है। अब आपका जो एग्जाम आना है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डालनी है उन्होंने। ठीक है, कोई आपके ना कौन वकास कौन है इसमें लिंक मांग रहे हैं, उन्हें काइंडली लिंक शेयर करें, शी इज अनएबल टू ज्वाइन क्लास। ठीक है, उसमें कोई एग्जाम में कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उन्होंने नहीं डालनी है आपसे। आपसे पूछना है व्हाट कैन बी द इनिशियल सेटिंग ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, आप प्रेशर लिमिटेड में और वॉल्यूम लिमिटेड की सेटिंग सिंपल के हम इस तरह से। ओके, रेस्पिरेटरी रेट, नंबर ऑफ द ब्रेथ, आप सेटिंग फंक्शन आप उसमें वेंटिलेटर सेटिंग अगर देखें तो मैंने आपसे जो बात कर रहा था, रेट, tidal volume, FiO2, inspiratory expiratory ratio and pressure limits, these are very important settings आप जब setting कर रहे होते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। रेस्पिरेटरी रेट, नंबर ऑफ द ब्रेथ डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर पर मिनट, आप कितना सेट करते हो। यूजुअली जो है ना मतलब 20 ब्रेथ पर मिनट, 20, 23, 24 भी हम कर देते हैं, मतलब 20 तक, 16 से 20 तक जो है ना वो नॉर्मल ब्रेथ हम जो है ना सेटिंग्स करते हैं। टाइडल वॉल्यूम्स का मैंने आपको बता दिया कि 8 to 10 ml पर kg। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम आप जो है वो डिलीवर कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिलीवर्ड ड्यूरिंग ईच वेंटिलेटर ब्रेथ। अच्छा, आप अगर वेंटिलेटर को देखते हो, दो किस्म की रीडिंग्स आ रही होती हैं उसमें। अब इस पे मैंने प्रेजेंटेशन में डाली नहीं है, दो किस्म की रीडिंग्स आ रही होती हैं। एक तो होती है सेटिंग जो हमने सेटिंग्स अपनी की होती है वेंटिलेटर की, और टॉप के ऊपर जो हमें सेट वो आ रही होती है, रेशियोज आ रही होती है, वो पेशेंट हमें दे रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक मेहर निसा ने सेट किया पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम 450 सेट किया,
ये वेंटिलेटर ने सेट किया, लेकिन पेशेंट अपने वॉल्यूम कितने बना रहा है तो ऊपर ऊपर शो हो गया। ठीक है, FiO2 आप जो है ना कितनी करते हो, FiO2 जो है ना वो 100% तक जा सकते हो। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो ये बहुत अच्छी चीज होती है। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो ये है 1:2 और 1/1.5। इसका मतलब ये है एक दफा पेशेंट इंस्पायर करता है और 2 दफा क्या करता है, एक्सपायर करता है, डबल उसका जो एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, या लेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन, अब फॉर एग्जांपल अगर इंस्पायरेशन की लेंथ 1 सेकंड है तो एक्सपायरेशन की लेंथ कितनी होगी, 2 सेकंड होगी। ARDS या कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, एक्सपायरेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रलॉन्ग करते हैं ताकि वॉश आउट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रेशर लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ प्रेशर द वेंटिलेटर कैन यूज टू डिलीवर द ब्रेथ। ओके, ये कुछ सेटिंग्स हैं आपको फिंगर ऑन द फिंगर। अच्छा, कल मैंने जो आपको क्रिटिकल एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है बुक से आपने देखा था मैकेनिकल वेंटिलेटर को, बहुत इजी है। ठीक है, ये सेटिंग्स है, मोड हमने पढ़ लिया, कंट्रोल था, एक सपोर्टेड था और एक कंपाइंड। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? अनीता, जो मैंने पढ़ा है वो समझ आई है आपको? ओके, पेशेंट मैनेजमेंट अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। जरा 5 मिनट देंगे मुझे, 2 मिनट आप थोड़ा इस पे ऑब्जर्व करें क्या मैंने कहा है आप।
कोई टेंशन नहीं, क्या मंगवाइए। ओके, पेशेंट मैनेजमेंट में आते हैं जी। मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हमने कल बात की थी कि पेशेंट को मैनेज करना आसान जॉब है या मुश्किल जॉब है जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है। तो मुझे कह रहे थे कि सर आसान होता है, क्योंकि कुछ कह रहे थे मुश्किल होता है, कुछ कहते हैं आसान होता है। किसके लिए मुश्किल है, किसके लिए आसान है? आपकी स्लाइड से समझ आ गया है सर? हमने स्लाइड फरजाना, मैंने कभी भी आपको स्लाइड अब सेंड नहीं करनी किसी को भी, बुक्स को आप करें, मैंने जो आपको बुक्स लगाई हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ आईसीयू स्पेशलिटी। ओके, आवाज कहीं नहीं गई है। अस्मा शरीफ, आवाज बिल्कुल यही है। ठीक है, आप अपने सेट को थोड़ा सा करें, रीसेट करें। ओके, ये किसी ने ना मुझे बड़ी एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन भेजी है। आईसीयू सीसीयू स्पेशलिटी, कौन है ये पता नहीं मुझे, नाम इन्होंने तो साइन नहीं किया अपना। चलो मैं नाम पढ़ लेता हूँ। शी इज नमूना शहजादी। थैंक यू नमूना, योर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। लेकिन इसको मैंने अभी देखा है, पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा तो फिर इसको थोड़ी सी जो अच्छी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से इसको किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। ओके, और पेशेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले सेडेशन। सेडेशन जो है ना वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, सेडेशन, सूटेबल सेडेशन, आप कौन सी सेडेशन को स्टार्ट करते हो? आपका बाज़ औक़ात आपके डॉक्टर को पता नहीं होता है कि कौन सी सेडेशन स्टार्ट करनी है, कितनी सेडेशन स्टार्ट करनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप्स नहीं होते। ठीक है, सेडेशंस को बनाना बड़ा इशू होता है, उसकी फिलिंग बड़ा इशू होता है बाज तो। ठीक है, ओके, जो सुटेबल सेडेशंस होती हैं वो आईसीयू में मोस्टली जो यूज हो रहा होता है मिडाजोल है, यूज हो रहा होता है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं, फिर प्रोपोफोल पे, फिर थर्ड पे आते हैं हम मॉर्फिन पे। मोस्ट फेंटिनल भी स्टार्ट करते हैं, फेंटिनल। मुझे याद है मैं शोगथानम जब होता था फेंटिनल को कॉम्बिनेशन विद मिडाजोलम। प्रोपोफोल को इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हाइपोटेंशन करता है। ठीक है, मॉर्फिन और बेसिकली नारकोटिक्स को इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल थोड़ी सी जो है ना वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, इसकी रिकॉर्ड कीपिंग वायल्स की, और वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए मिडाजोलम एंड प्रोपोफोल। सर्विस हॉस्पिटल में तो आए हो अभी तक, प्रोपोफोल तो स्टार्ट किसी को करवाए नहीं। ओके, सेकंड में है मसल रिलैक्सेंट, आप स्टार्ट करवाते हो। एटरलेक्स कितना स्टार्ट करवाना है, साइड इफेक्ट क्या है, एक्सपायरेशन, उसकी स्टोरेज, ये चीजें हम नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पोजिशनिंग आप पेशेंट को किस तरह से करवा रहे हो, कम से कम 8 घंटों में या 4 घंटों में तो पोजीशन पेशेंट की मैं समझता हूँ होनी चाहिए। 4 घंटों में आप एक दफा तो करवाएं पेशेंट की पोजीशन। ठीक है, ओरल एंड ईयर केयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल, मुझे याद है कि मैं एक दफा जब हम वहां पे होते थे तो
एक उन्होंने बना दी, पॉलिसी बना दी कि जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है वो ही विल प्रोवाइड द ओरल केयर टू द इंट्यूबेटेड पेशेंट। बड़ा अच्छा हो गया। तो वो फिर ओरल केयर उनके जिम्मे हो गई, लेकिन बाद में वो पॉलिसी चेंज हो गई बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे नर्सेज या बहुत सारे नर्सेज ओरल केयर पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाती हैं पेशेंट की ना, जब हालांकि वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक फिजियोलॉजिकली एक पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर। ठीक है, आप एक दिन ब्रश ना करो तो आप अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हो। ठीक है, आप 10 दिन पीछे चले जाते हो, तो एज इट इज पेशेंट बेचारा लॉट ऑफ जो है वो सेडेशन ले रहा होता है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड या मेटाबॉलिक जो वर्कअप बड़ा तेज हुआ होता है उस वक्त। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट होता है। आईसीयू का स्ट्रेस जो है, इसके अलावा उसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, सारी चीजें उसके साथ इंटरफेयर कर रही होती है। पेशेंट अब मॉनिटरिंग में हम क्या क्या कर रहे होते हैं, ईसीजी सबसे पहले हमें पेशेंट की नजर आ रही होती है कार्डियक मॉनिटर में। आप सैचुरेशन देख रहे होते हो, एंटाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे होते हो, अलार्मिंग लिमिट्स आप देख रहे होते हो, आपने सेट की होती है। एयर एंट्री, वर्क ऑफ ब्रीदिंग आप देख रहे होते हो, वेंटिलेटर ऑब्जर्वेशन एंड अलार्मिंग लिमिट, फुल असेसमेंट। ओके, अगर मैं आईसीयू का वाइवा लेने आता हूँ आज का और मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट यू विल मॉनिटर फॉर द पेशेंट हु इज इंट्यूबेटेड या ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर, तो अस्मा शरीफ आपका जवाब होना चाहिए कि सर वी विल सी द ईसीजी, वी विल ऑब्जर्व द saturation, we will observe the end-tidal carbon dioxide, we will check the alarm limits, we are checking the air entry, work level of breathing, ventilator observation, we are also watching towards the ventilator and alarming limits and the full assessment of the patient. This is, and these are the things. Patient management is suction. Suctioning किस तरह से करते हैं, मुझे कोई बता सकता है कि what is the proper method for suction? सक्शनिंग का प्रॉपर मेथड क्या है? वेंटिलेटर वाले पेशेंट की तो हम जो है ना वो इनक्लोज्ड जो होती है वो सक्शन अटैच करते हैं ना, वो किसके साथ करते हैं? उसके तो साथ में ही अंदर सक्शन पोर्ट लगी होती है। सक्शन का प्रॉपर मेथड क्या है, किसी ने पढ़ाया या आपको पता है? पहले नेजल सक्शनिंग देन ओरल। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? योंकर सेट से करते हैं। अच्छा, वो तो ओरल हो गई। एंडोट्रेकियल भी उसी से करते हैं। ओके, अब आपको मैं बताऊं कि सक्शन करने से पहले आप पेशेंट को क्या करते हो, ऑक्सीजन के बॉलोसिस देते हो या उसको फुल ऑक्सीजनेट करते हो पेशेंट को 100% के साथ। ये लिखा हुआ बल्कि यहाँ पे प्री ऑक्सीजनेट 100% ऑक्सीजन। ठीक है, आपने सबसे पहले ऑक्सीजनेट कर लिया पेशेंट को फुल, फिर आप सक्शन मशीन को चेक करो कि प्रेशर बना रही है कि नहीं बना रही है। ओरल सक्शनिंग पहले करें, ठीक है। नेजल है तो नेजल के लिए तो आप वो यूज करते हो एम्बोबैगिंग एंड अप्लाइंग द लिडोकेन जेल, ईटीटी सक्शनिंग डन एंड देन ओरल। ठीक है जाना बरशत, गुड। एम्बोबैगिंग भी ठीक है, उसमें ये है कि हम उसका जो उसकी 100% ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, बट आप वेंटिलेटर के साथ भी ये काम कर सकते हैं कि आप उसको
ऑक्सीजन बॉलिसिस दें उसको, 2-3 दे दें, या उसकी जो FiO2 100% कर दें। देन यू विल डू द ऑरल सक्शनिंग। ऑरल सक्शन के बाद आप जो है ना उसकी जो ETT के साथ लगी होती है, ETT कह रहा हूँ, इसके साथ एक सक्शन लगी होती है, मुझे उसका नाम भूल गया, ब्रीदिंग सर्किट के साथ ही हम अटैच कर देते हैं, मुझे नाम भूला हुआ है, उसके साथ सक्शन पोर्ट को लगाते हैं, एंड देन यू आर डूइंग द एंडोटेकियल सक्शनिंग। ठीक है, और 15 सेकंड से ज्यादा आप नहीं करते हो सक्शनिंग। और जो पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको हम डीप सक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द उनमें रिदमियाज डेवलप हो जाती है। ठीक है, PRN में आप इंक्रीज एयरवे प्रेशर, डिक्रीज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज वर्क ऑफ द ब्रीदिंग, डीऑक्सीजनेट एंड लेस देन 50 सेकंड्स, आपने हमेशा याद होती है। ओके, वेंटिलेटर अलार्म्स मोस्टली हम आईसीयू में जब जाते हैं तो बड़ा शोर होता है, वहां का एनवायरनमेंट बड़ा अजीब बना पड़ा होता है। कहीं हाई प्रेशर लिमिट्स आ रही होती हैं, कोई लो प्रेशर लिमिट्स आ रही हैं, कहीं लो एक्सॉल्टेड लिमिट्स आती है, रेट एपनिक आ रही होती है, FiO2 जो है वो उसकी वो आ रही होती है, तो उसको आप पढ़ें कि हैं क्या। ये स्लाइड भी पढ़ लीजिएगा, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक और उसमें सिनेरियो होता है। अच्छा, अब वेंटिलेटर अलार्म चेकलिस्ट, ये एक बड़ी अच्छी सी एक चेकलिस्ट है कि व्हाट द थिंग्स नीड टू डू व्हेन देयर आर हाई एयरवे प्रेशर्स, व्हेन देयर आर लो एयरवे प्रेशर, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, हाई एयरवे प्रेशर आ रहा है तो इट्स मीन ट्यूब इन राइट मेन ब्रोंकस में आ रही है, या ब्रोंकियोस्पैज्म आ गया। हाई प्रेशर आ रहे हैं तो इट्स मीन देयर इज नीड टू रिलैक्स द पेशेंट, या उसकी जो ETT ट्यूब है वो दोबारा से एवेलुएट करने की जरूरत है। म्यूकस प्लैग्स आ गए हैं, सक्शन की जरूरत है, न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ, ईयर ट्रैप हो रही है, पेशेंट कफिंग, बाइटिंग, गैगिंग ऑन द ETT कर रहे हैं। तो कभी बाजू का पेशेंट बाइट कर रहा होता है अपनी ट्यूब को, अंडर सेडेशन जो होते हैं पेशेंट, पेशेंट वेंटिलेटर डिससिंक्रोनी, पेशेंट जो है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था वेंटिलेटर की सेटिंग के साथ, प्रेशर मैक्सिमम सेटिंग टू लो एंड पीप सेट टू हाई, पीप आपने ज्यादा सेट कर दी है। these are the challenges when you are facing when pressure are high। ठीक है, एंड प्रेशर लो एयर प्रेशर, आप आगे ये और 2 कपों में ले आए, ये आप बना चाहिए आगे ले मेरे नीले कप ये गुलाब चाय, ओ मेरा कप है दिया। ETT cuff deflation is for example when there are low pressure, low airway pressure, then ETT cuff deflates हो गया होगा। नीला कप है ना, चलो पानी से पिला देते। चाय या ठंडी ना। ETT cuff deflation, esophageal intubation हो गई है, TV set too low, chest wound drain allowing air to escape। ये क्या लिखा है भाई, असमा शरीफ? एंड डिसकंटिन्यूएशन इन वेंटिलेटर। ओके, प्रेशर लो में आपको बताऊं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और हाई प्रेशर में क्या पॉसिबिलिटी। राबिया सफदर हैं इस वक्त क्लास में? ओके,
Now comes toward the complications of mechanical ventilator. ओके जहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं वहां पे इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है वेंटिलेटर की। तो क्या लगता है आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है मैकेनिकल वेंटिलेटर? Ventilator acquired pneumonia सबसे पहले how we can prevent the ventilator acquired pneumonia? Zainab, dependent breathing, okay, और डिपेंडेंट ब्रीदिंग को किस तरह से रोकनी है? अबे नहीं है चाय बच्ची है पीने के लिए आपको? मैंने 100 रुपए की अपना शरीफ ने पूछा है कि डिपेंडेंट ब्रीदिंग को आप किस तरह से करते हो, मतलब ओवरकम करते हो, और इसके अलावा ओके, और इसके अलावा क्या था कि नमूनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम जी साहब जी 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 बताएं। ये इवनिंग में हमारी इवनिंग में टाइमिंग होती है 3 to 7 वीक में 5 डेज मंडे टू फ्राइडे। हाँ जी आजकल तो वैसे लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हाँ जी हाँ ये आप हमें सजेशन दे रही हैं या पूछ रही हैं? नहीं ये ना एक्चुअली हमारी 5 डेज ही है, हमारे ना घंटे फिर काम है ना 3 to 5 वो हाँ 3 to 5 3 to 7 है तो वो फिर ये हो जाता है क्रेडिट आवर्स आपको पूरे करने होते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ये है कि फिर वो अपने घंटे पूरे कर लेते हैं 3 डेज में, ठीक है, इसलिए उनके दिन कम होते हैं, ठीक है। हाँ वो मेरे को सजेशन दे दीजिए, बाकी कॉलेजेस में तो 3 दिन होती है, मैंने तो सजेशन मेरे को देनी चाहिए। तो सब पागल है इतना जेरे क्लासेस स्टार्ट करने। ओके सर पहले क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रीदिंग वाला रिपीट कर दें, क्या करने का कर दें जी रिपीट। उसमें ये है कि डिपेंडेंट ब्रीदिंग है ना, पेशेंट पे डिपेंडेंट ब्रीदिंग है, ओके, सिर्फ ब्रीदिंग डिपेंडेंट नहीं है, पेशेंट इज फुली डिपेंडेंट ऑन यू। तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस इस कंडीशन में, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है आपको डिपेंडेंट, ठीक है। अब मुझे ये नहीं मिल रहा कि बताओ भी कौन से पेज पे था मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैं एक चीज देखनी थी, 205 पे था।
हाँ ये आ गया। ओके ओके जी, कॉम्प्लिकेशंस में आप आएंगी। एयरवे में सबसे पहले एस्पिरेशन का रिस्क होता है पेशेंट में बहुत ज्यादा। एस्पिरेशन डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ द सिक्रीशन एंड प्रीडिस्पोजिशन टू द इंफेक्शन। एस्पिरेशन का रिस्क इसके लिए ज्यादा होता है कि पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स इसमें क्या होता है, पुअर हो गया होता है बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशन एंड कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा आप जब उसको पेशेंट को एनजी फीड करवाते हो, प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं की आपने और सही तरह से एस्पिरेट वगैरह चेक नहीं किया तो एस्पिरेशन का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन, हाँ ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि सिक्रीशंस को क्लियर नहीं करते। अब बाजू का ये होता है, मैंने बहुत सारी जूनियर नर्सेस को देखा है काम करते हुए, पहले फीड नर्सिंग एनजी फीड करवा के फिर सक्शन कर दी थी। उसमें क्या है कि वो एस्पिरेशन रिस्क बढ़ता है। एंडोटेकल ट्यूब में ट्यूब किंकिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और स्प्यूटम प्लैग बन गया है उसमें, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। राइट मेन ब्रोंकस इंक्यूबेशन हो गई है, ट्यूब माइग्रेशन एंड कफ फेलियर एंड लरेंजियल एडिमा। यस ये तो बहुत, अगर 7 दिन से ज्यादा ट्यूब पड़ी रहे तो उसमें लरेंजियल एडिमा जो है ना वो डेवलप हो जाता है, जो कि लॉस ऑफ वॉइस या इस तरह से वो एक इशू हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। एंड मैकेनिकल में वेंटिलेटर मेल फंक्शन हो सकती है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन एंड बैरोट्रोमा एंड न्यूमोथोरिक। ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो ओवरकम करनी पड़ जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन लगती है तो वो मुझे बताओ। अच्छा, मैंने किसी से पूछा था कि हाउ यू विल प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अच्छा, आपकी बुक की बता रही है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड pneumonia includes new or the progressive and the persistent infiltrates on the chest radiograph, a temperature higher than 100.4 Fahrenheit या 38 Celsius, leukocytosis, new onset purulent sputum or cough and the worsening gas exchange, इसकी साइन एंड सिम्टम्स हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ये है कि पेशेंट को जो हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर्स में जो हो जाता है निमोनिया, दिस इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड सेकंड मोस्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ है। ठीक है, वो हो जाता है पेशेंट को। और इसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा जी, बुक का जनाब मोहतरम पेज जो है वो मैं अगर आपको बताऊं, बुक का पेज यस 1 to 7, एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर में। चलें क्लास, ठीक है। आई थिंक you get better understanding of mechanical ventilator
ठीक है, ये एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो मैंने आपको बुक लगवाई है ना, चलें क्लास, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर अगली हेल्थ असेसमेंट में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।